वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स का डिस्कशन करेंगे। कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलॉइड, फिल्टरेबिलिटी, सरफेस एरिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक तो टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे और एक बात करेंगे कलर ऑफ कोलॉइड्स की। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, जैसे बोला जाता है ब्राउनियन मोमेंट, electrical properties, that means charge on colloidal particles, electrophoresis, and last है coagulation और precipitation of colloids, या इसे फ्लोक्यूलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम ब्राउनियन मोमेंट तक की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनियस नेचर। तो हमें पता है कोलोइडल सॉल्यूशन की नेचर हेट्रोजीनियस होती है बिकॉज इसमें दो फेज प्रेजेंट होती है। हम जानते हैं कौन कौन सी वो दो फेज, एक तो होता है डिस्पर्ज फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसके बाद वो है फिल्टर एबिलिटी। तो ये भी हमें पता है कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बोल लो या नॉर्मल फिल्टर पेपर बोल लो, ठीक है। जबकि पार्चमेंट पेपर या फिर इससे ज़्यादा फाइन मेम्ब्रेन्स जो होती है उनसे या तो पास नहीं होते हैं या बहुत ही कम पास होते हैं, ठीक है। तो इनकी फिल्टरेबिलिटी क्या होती है, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, बाकी पार्चमेंट पेपर या उससे भी फाइन मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस एरिया। तो हमें पता है जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोलोइड्स इज़ वेरी हाई, ठीक है। और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो सब्सटेंस क्या होता है, एक अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्प्शन में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, गुड एड्जॉर्बेंट्स होते हैं और इफ़ेक्टिव कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है कुछ ऐसे कैटेलिस्ट होते हैं जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस पर वर्क करते हैं। दैट मीन्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैटेलिस्ट के सरफेस पर डिजॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद में रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो कोलोइड्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं और इफ़ेक्टिव कैटेलिस्ट होते हैं, इफेक्टिव सरफेस एक्टिव कैटेलिस्ट होते हैं। कौन, कोलोइडल पार्टिकल्स। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की कोलोइडल सॉल्यूशन की, कौन कौन सी, एक तो हमने डिस्कस की हेट्रोजीनियस नेचर, फिल्टरेबिलिटी एंड सरफेस एरिया। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हें कंबाइनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स भी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन में वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करके आए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती थी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और जो कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो कोलोइड्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज एग्रीगेट और ग्रुप, ठीक है, ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स या एटम्स के ग्रुप बन जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो जाते हैं वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ लोअर, ठीक है, या डिक्रीज भी बोल सकते हो, एज कम्पेयर टू दी ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि कोलोइड बनने के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लिया, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए कोलोइडल सॉल्यूशन में एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। अब जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, उन पार्टिकल्स पे जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही थी जिन्हें हम बोल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बोला गया है हैंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स इज़ लोअर देन ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। इसका रीज़न तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है, देखो जब कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है, सिंपली क्या होता है, व्हेन लाइट इज़ पास्ड थ्रू कोलोइड सॉल्यूशन एंड इट इज़ व्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, जब किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है और उस सॉल्यूशन को उसी डायरेक्शन से देखा जाता है जिस डायरेक्शन से लाइट बीम को पास किया गया है, तो क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट या ऑलमोस्ट क्लियर दिखाई देता है। बट
जैसे ही हम कोलोइडल सॉल्यूशन को लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं तो क्या होता है, हमें लाइट का पाथ एक ब्लूइश लाइट की फॉर्म में इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है। बट व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ व्यूड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट, जब कोलोइडल सॉल्यूशन को लाइट के पाथ के परपेंडिकुलर देखा जाता है तो पाथ ऑफ लाइट बीम इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट। ठीक है, तो लाइट का जो पाथ होता है वो ब्लूइश लाइट की फॉर्म में इल्यूमिनेट दिखाई देता है। इस इफ़ेक्ट को ही क्या बोला जाता है, टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। देखो इधर ये डायग्राम है, इसमें देखो हमने किसी लाइट सोर्स की हेल्प से क्या किया, कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया। अब जब मैं इसी डायरेक्शन से सॉल्यूशन को देखूंगा जिस डायरेक्शन से मैंने लाइट को पास किया है तो मुझे सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। बट जब मैं इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ऊपर से इस सॉल्यूशन को देखता हूँ यहाँ से, तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन में एक ब्लूइश लाइट बीम दिखाई देती है। जो लाइट बीम पास हो रही है सॉल्यूशन से ब्लूइश कलर में क्या होती है, इल्यूमिनेट दिखाई देती है जब इसको ऊपर से देखा जाता है। इस इफ़ेक्ट को ही क्या बोला जाता है, टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। और जब लाइट को ऊपर से देखा जाता है तो जो लाइट बीम दिखाई देती है वो कोन की शेप में दिखाई देती है। इस कोन को क्या बोला जाता है, ये जो ब्राइट कोन दिखाया जाता है सॉल्यूशन में, इसे बोला जाता है टिंडल कोन। ठीक है, और इस फिनोमिना को, इस इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। जैसे हम देख सकते हैं किसी सोर्स से हमने लाइट डाली, जब इस डायरेक्शन से देखेंगे तो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जब ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ये कोलोइडल पार्टिकल इस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे सभी डायरेक्शन में। इस वजह से क्या होता है, ये ब्लूइश लाइट हमें दिखाई देती है सॉल्यूशन में, इसे क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और जो लाइट कोन की फॉर्म में दिखाई दे रही है या ब्राइट कोन जो सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कोलोइडल सॉल्यूशन में, उसे क्या बोला जाता है, टिंडल कोन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो इधर, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड टिंडल कोन। ये जो इफेक्ट था इसको सबसे पहले फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने देखा था और बाद में इसकी जो डिटेल स्टडी की थी वो टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। दिस इफेक्ट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फेराडे एंड लेटर स्टडीड बाय टिंडल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट या टिंडल फेराडे इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में अब टिंडल इफेक्ट में ये जो ब्लूइश लाइट दिखाई देती है, एलिमिनेटेड पाथ दिखाई देता है लाइट का, वो क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न देखते हैं हम। तो देखो इधर इसका रीज़न क्या है टिंडल इफेक्ट का, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब उन पर लाइट डाली जाती है, और फिर इस लाइट का क्या करते हैं, वो स्कैटरिंग करते हैं, स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इस स्कैटरिंग लाइट का पाथ होता है वो सॉल्यूशन में इल्यूमिनेट होता है, मतलब हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है ब्लू कलर की फॉर्म में। आ रही है बात समझ में। तो सिंपली अगर टिंडल इफेक्ट का रीज़न बोला जाए तो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। इसके बाद में अब टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, टिंडल इफेक्ट हम कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो सब थिएटर में मूवी देखने जाते हो, जब थिएटर में मूवी चलती रहती है तो स्क्रीन के आगे एक ब्लूइश लाइट दिखाई देती है स्क्रीन के आगे। वो स्क्रीन के आगे ब्लूइश लाइट जो दिखाई देती है वो टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। और वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट को डस्ट के, स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। वो जो ब्लूइश लाइट दिखाई देती है स्क्रीन के आगे वही क्या होती है, टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट। कॉमेट जो होता है पूंछ वाला जो स्टार होता है, टेल वाला जो स्टार होता है, उसकी जो टेल दिखाई देती है उसका रीजन भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ही होता है। इसके अलावा स्काई या सी वाटर जो ब्लू कलर का दिखाई देता है उसका रीज़न भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ही होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो स्कैटरिंग होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इन्वर्सली भी क्या 1/λ की पावर 4 होती है। जो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो स्कैटरिंग जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है λ की पावर 4 के। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जो स्काई होते हैं या सी वाटर होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और उसके पीछे भी मेनली जो रीज़न है वो टिंडल इफेक्ट ही है। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में टिंडल इफेक्ट
शो करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है, जब अपन लाइट रेडिएशन कोलोइडल सॉल्यूशन पे डालेंगे तो क्या कंडीशन फॉलो करते हुए डालनी चाहिए सॉल्यूशन पे लाइट, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, जो डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में 2 फेज होती है, एक तो डिस्पर्ज फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायामीटर, ठीक है, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है लाइट की, या जो लाइट डाली जा रही है उसकी वेवलेंथ है, उससे बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ डिस्पर्ज फेज पार्टिकल्स इज नॉट सो स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट तुमने यूज की है सॉल्यूशन पर डालने के लिए, उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपेयर में डायामीटर जो होता है डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स का, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली गई है, जो डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है उन दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उनकी वैल्यूज़ के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे जो लाइट स्कैटर होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये 2 नेसेसरी कंडीशन है जो टिंडल इफेक्ट के लिए ज़रूरी है, तब टिंडल इफेक्ट अच्छे से शो होगा, ठीक है। और ये कंडीशन जनरली लायोफोबिक टाइप के कोलॉइड्स फुलफिल करते हैं, इसलिए उनमें टिंडल इफेक्ट अच्छा ऑब्जर्व होता है एज़ कम्पेयर टू लायोफिलिक कोलॉइड्स के। इसके बाद में अगर बात की जाए टिंडल इफेक्ट के यूजेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है जो टिंडल इफेक्ट होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, मतलब दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में। और दूसरा जो इसका यूज़ है वो है, जिग्स मोंडी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिंडल इफेक्ट को यूज़ करते हुए ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट पर हमने बात कर ली, आ रही होगी आपको समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर होता है वो डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स जो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सिंपली क्या बोला गया है, कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्ज फेज पार्टिकल। जैसे हमने सॉल्यूशन पे लाइट गिराई, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल उसको स्कैटर करेंगे, और स्कैटरिंग लाइट जो है उसकी वेवलेंथ पर ही कोलॉइडल सॉल्यूशन का या कोलॉइडल पार्टिकल्स का कलर डिपेंड करता है। उसके बाद में जो लाइट की या स्कैटर लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्ज फेज पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। कलर तो स्कैटर लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और जो लाइट की वेवलेंथ है वो पार्टिकल्स की नेचर या उनकी साइज पर डिपेंड करती है। इसके अलावा, ठीक है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो कलर है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनको ऑब्जर्वर किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे इन विच ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट, ठीक है। जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके से लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, इस बात पर भी वेवलेंथ डिपेंड करती है, इस बात पर भी कलर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, जब वाटर और मिल्क के मिक्सचर को हम रिफ्लेक्टेड लाइट की हेल्प से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है, बट इसी मिक्सचर को हम अगर ट्रांसमिटेड लाइट की हेल्प से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है या स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होती है, लाइट वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ होती है, स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की साइज क्या है, उनकी नेचर क्या है, और उसके अलावा किस तरीके से ऑब्जर्वर उस लाइट को देख रहा है, इस बात पर भी कलर या वेवलेंथ डिपेंड करता है। वेवलेंथ बोल लो या वेवलेंथ से कलर पता चलेगा, तो इसलिए कलर बोल लो या वेवलेंथ की डिपेंडेंस बोल लो, बात एक ही है। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी। और काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट को। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, देखो, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को किसी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप या किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू, किसी पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है, रैंडम मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, या बोल लो उसको जिग-जैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स की या डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम में ये जो जिग-जैग मोशन होती है या रैंडम मोशन होती है, इसे ही क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है। ब्राउनियन मोमेंट बोलने का रीज़न है क्योंकि इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। और ब्राउनियन मोमेंट का रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है, देखो,
It is due to the unbalanced bombardment of colloidal particles by the molecules of dispersion medium. कोलोइडल पार्टिकल्स का डिस्पर्जन मीडियम में अनबैलेंस्ड बॉम्बार्डमेंट होता है, इस वजह से ब्राउनियन मूवमेंट होते हैं। किसके? डिस्पर्ज फेज या कोलोइडल पार्टिकल्स के। इसको ऐसे बोल सकते हो, जो डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली कोलिजन करते रहते हैं। सिंपली ये बोला जा सकता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट शो होती है। आ रही होगी बात समझ में। अब जो ब्राउनियन मोमेंट है उसमें क्या पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो इसके लिए क्या बोला जाता है? इसमें एक स्टीयरिंग इफेक्ट होता है। जैसे किसी भी सॉल्यूशन को जब हम शेक करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ब्राउनियन मोमेंट में नेचुरली एक स्टीयरिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। और अगर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। दस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल या कोलोइड बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ब्राउनियन मोमेंट को देखो, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो रेंडमली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल है, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इस डायरेक्शन में, तो इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रेंडमली कंटिन्यूअसली ये मूव करते जा रहे हैं। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है रैंडम मूवमेंट, इसी को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता हो, ठीक है। तो यहाँ तक कि कोलोइडल पार्टिकल्स की या कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने हेट्रोजीनियस नेचर, सरफेस एरिया ऑफ कोलोइड्स, इसके अलावा टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, कलर्स ऑफ कोलोइड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक डिस्कस कर ली है, ठीक है। जो टिंडल इफेक्ट एंड कलर्स ऑफ कोलोइड था वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड बोलते हैं उनको कंबाइनली, और जो ब्राउनियन मूवमेंट है उसको काइनेटिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। इसके पहले स्टार्टिंग की जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी, हेट्रोजीनियस नेचर वाली, सरफेस एरिया वाली, ठीक है, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोली जाती है कंबाइनली। तो यहाँ तक की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके।